आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा था ब्रिटिश उपनिवेशवाद के उदय के अंतर्गत वाणिज्यिक चरण या प्रथम चरण, जिसमें वाणिज्यिक पूंजीवाद के बारे में पढ़ा था, जो 1757 से 1813 के बीच चला था। तो उसी के अंतर्गत हम लोगों ने इसके कारण के बारे में पढ़ा था, आर्थिक नीति के बारे में पढ़ा था। आर्थिक नीति के बारे में पढ़ना है, राजनीतिक नीति और प्रशासनिक नीति के बारे में पढ़ा था, जिसमें से प्रशासनिक नीति में पुलिस व्यवस्था, न्यायालय व्यवस्था के बारे में पढ़ना बाकी था, और सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए, पहले है न्यायिक व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था में रॉबर्ट क्लाइव न्यायिक व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करता है। और उसके बाद आता है वारेन हेस्टिंग, जो कि भारत में न्यायिक प्रणाली का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने दीवानी और फौजदारी मामलों को अलग करके इसके न्याय व्यवस्था के अंतर्गत ला दिया था फौजदारी मामलों को। जैसे 1773 के एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना इसी समय की गई थी। दीवानी और फौजदारी क्या होता है? तो दीवानी वैसे अधिकार को कहते हैं, वैसे मतलब मामले को कहते हैं जो वित्त से संबंधित होता है, अर्थात राजस्व के संबंध में होता है, जैसे टैक्स नहीं दिया या टैक्स छुपाया। और फौजदारी वैसे मामले होते हैं जिसमें अपराध या क्रिमिनल केसेस आते हैं। इसके बाद कॉर्नवालिस आते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि चलंत भ्रमणकारी न्यायालय स्थापना करते हैं। इसमें जिला अधिकारी, इसके अंतर्गत मतलब जो न्यायालय व्यवस्था है वो भ्रमणकारी होती थी। 4 न्यायालय भ्रमणकारी न्यायालय की स्थापना करी थी, जो कि मतलब घूम घूम कर न्याय देती थी। इसमें जिला अधिकारी से फौजदारी मामले लेकर न्यायालय को सौंप दिया गया, अर्थात जिला अधिकारी के पास केवल दीवानी अधिकार या दीवानी मामले की शक्ति रह गई। कॉर्नवालिस संहिता के अंतर्गत इसके काल में 1793 में आया था, उसके अंतर्गत दंड संहिता का प्रावधान किया जाता था। उस समय जो मतलब दंड संहिता था वो कॉर्नवालिस संहिता के अंतर्गत ही आता था। उसके बाद आता है सिविल सेवा। कॉर्नवालिस ब्रिटिश प्रशासन के लिए एक ईमानदार एवं कुशल प्रशासक चाहता था, जिसके उद्देश्य से उसने सिविल सेवा का गठन किया। भ्रष्टाचार से बचने के लिए इन्हें अच्छा वेतन देता था, जो कि उस समय 1500 रुपये था, और वसूले गए राजस्व का 1% भाग उसको मिलता था, जिससे भ्रष्टाचार कम होता था और कुशल प्रशासक मिल गए उसको। 1853 के पश्चात सिविल सेवकों की नियुक्ति खुली प्रतियोगिता के अंतर्गत की जाने लगी, मतलब इसमें भारतीय भी शामिल होने लगे, नहीं तो उससे पहले जो भारतीयों के लिए नहीं था, सिर्फ अंग्रेज ही आते थे उसमें। उसके बाद आता है पुलिस व्यवस्था। पुलिस व्यवस्था कॉर्नवालिस के ही अंतर्गत आता है, जो कि ग्राम स्तर पर चौकीदार का प्रावधान किया गया, थाने स्तर पर दरोगा का निर्माण किया गया, और जिला स्तर पर जिला पुलिस पदाधिकारी का पद मतलब निर्माण किया गया। भारत में पुलिस व्यवस्था का संस्थापक कॉर्नवालिस को माना जाता है। पुलिस व्यवस्था का गठन मतलब उस क्षेत्र के आंतरिक मामलों को नियंत्रित करने के लिए किया गया, मतलब जो जैसे उस क्षेत्र में जो आंतरिक मामले होते थे, समस्याएं होती थी, उनको देखने के लिए पुलिस व्यवस्था का स्थापना किया गया। और बाहरी मामलों के लिए तो फौज थी ही। उसके बाद सैन्य व्यवस्था कंपनी में पहले सेना को 2 वेतन मिलते थे, जो एक वेतन मिलता था जो युद्ध के समय दुगना हो जाता था, और दूसरा लूट का कुछ भाग मिलता था। ये व्यवस्था पहले थी। कंपनी में सेना के पहले लूट के भाग और वेतन दिए जाते थे। लड़ाई के समय इसे दोगुना वेतन दिया जाता था। 1766 में क्लाइव ने इसे बदलकर दोगुना वेतन का प्रावधान खत्म कर दिया, और इसके विरोध में ब्रिटिश सैनिकों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को श्वेत विद्रोह कहा जाता था, क्योंकि इसमें मतलब गोरे लोगों ने विद्रोह किया था, यानी अंग्रेजों ने, इसलिए इसको ब्रिटिश भाषा में श्वेत विद्रोह कहते हैं। सेना में भी भारतीयों को सेना में उच्च पद नहीं दिए जाते थे। शामिल तो किया जाता था, पर उन्हें सूबेदार से उच्च पद नहीं दिया जाता था, जिससे 1806 में वेल्लोर में प्रथम सैनिक विद्रोह हुआ, जिसके कारण था कि भारतीय सैनिकों से भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था।
तथा भारतीय परंपराओं की अनदेखी की जाती थी, अर्थात उन्हें पगड़ी, मूछ, चंदन आदि नहीं लगाने दिया जाता था। उसके विरोध में वेल्लोर का प्रथम सैनिक विद्रोह हुआ था। अब आता है प्रशासनिक नीति। अभी तक ने हम लोगों ने प्रशासनिक नीति में एक्ट देख लिया, भू बंदोबस्त नीति देख ली, प्रशासन में पुलिस, न्याय, सिविल सेवा, सेना सेवा, ये सब सेना मतलब ये क्षेत्र देख लिए जिसमें परिवर्तन किए गए। अब आता है आर्थिक नीति में क्या परिवर्तन किए गए। तो आर्थिक नीति के अंतर्गत व्यापार और लगान ये दोनों में परिवर्तन किया। व्यापार के अंतर्गत भारतीय वस्तुओं को सस्ते दरों पर प्राप्त कर यूरोप में बाजार में बेचा जाता था। ब्रिटेन के उद्योग के लिए कच्चे माल की ज़रूरत थी, जिससे कच्चे माल भारत से ब्रिटेन भेजा जाता था। और लगानों के अंतर्गत अस्थायी बंदोबस्त द्वारा नियमित आय का प्रबंध किया गया। लूट और उपहार आदि द्वारा भी भारतीय धन का ब्रिटेन मतलब निष्कासन किया जाने लगा। भारत से धन का निष्कासन प्रारंभ हुआ इसी काल के अंतर्गत आर्थिक नीति में परिवर्तन करके, और भारतीय उद्योगों का मतलब सभी नीतियों में परिवर्तन करके हुआ, और भारतीय उद्योगों का पतन प्रारंभ हुआ इसी काल में। ब्रिटेन की दृष्टि से लाभदायक था, पर भारत के दृष्टि से नुकसानदायक रहा। प्रथम चरण। उसके बाद है सामाजिक नीति। सामाजिक नीति इस चरण में ब्रिटेन का उद्देश्य अस्थायी शासन स्थापित करना था। इसके लिए ब्रिटेन में सामाजिक मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि उन्होंने केवल कन्या और शिशु वध के संबंध में कानून बनाया और इसको रोका, क्योंकि उनको आर्थिक नीति से ज़्यादा लाभ था, जो सामाजिक नीति से उतना फर्क नहीं पड़ने वाला था उनके आर्थिक लाभ में, इसलिए उन्होंने इसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं किया। उसके बाद सांस्कृतिक क्षेत्र आते हैं। इस चरण में ब्रिटेन द्वारा सांस्कृतिक क्षेत्र के विशेष रुचि नहीं ली गई, क्योंकि वे इस चरण में इनका उद्देश्य राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक सुधार कर आर्थिक लाभ कमाना था, न कि सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार करना। ये प्रथम चरण समाप्त हुआ, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कारण देखे कि अधिक व्यापार और धन के चाहत के कारण ये वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण आया। आर्थिक नीति के अंतर्गत धन की प्राप्ति लूट, उपहार, व्यापार, लगान आदि के बढ़ाकर किया जाता था। राजनीतिक में देखा कि विजित क्षेत्रों से सहायक संधि और द्वैध शासन और घेरे की नीति द्वारा उन पर नियंत्रण किया जाता था। फिर प्रशासनिक नीति के अंतर्गत देखा कि भू बंदोबस्त नीति लागू कर दी गई। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत सुधार किए गए अपने लाभ के लिए। उसके बाद पुलिस न्यायालय व्यवस्था की स्थापना की गई, जो कि समाज में नियंत्रण स्थापित कर सके उनके क्षेत्र में। और उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक नीति में शिशु हत्या को सिर्फ बंद कर दिया गया, शिशु और कन्या हत्या को। तो ये था पूरा प्रथम चरण, जो कि वाणिज्यिक पूंजीवाद कहलाया 1757 से 1813 तक। इसको हम लोगों ने आज पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे औपनिवेशिक नीति का दूसरा चरण, जो कि औद्योगिक पूंजीवाद कहलाता है, जो कि 1813 से 1857 तक के बीच का काल कहा जाता है। इसके अंतर्गत ब्रिटेन में व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और उसे औद्योगिक क्रांति वहाँ पे हो गया, जिससे उन्हें कच्चा माल और बाज़ार की मांग हुई। वहाँ पे कच्चा माल और उनके उत्पाद के लिए बाज़ार की मांग हुई, जिसके लिए उन्होंने औद्योगिक चरण में कुछ मुख्य परिवर्तन किए और राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में, जो कि हम लोग अगले चरण में देखेंगे। राजनीतिक चरण में एक बार समझ लेते हैं। राजनीतिक चरण में उन्होंने विदेशी राज्यों से संघर्ष किया बाज़ार के लिए, ताकि उन पर नियंत्रण स्थापित हो जाए और वहाँ से बाज़ार किया जा सके, बाज़ार के रूप में, जैसे कि भूटान, नेपाल, तिब्बत से लड़ाई की। उसके बाद भारतीय राज्यों पर नियंत्रण स्थापित किया हड़प नीति के द्वारा। इसका मुख्य कारण था बाज़ार और कच्चे माल की चाहत ब्रिटेन में। उसके बाद प्रशासनिक क्षेत्र में 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया। 1833 में चार्टर एक्ट का संशोधन किया गया। 1853 में फिर चार्टर एक्ट। तो इसके द्वारा भू राजस्व व्यवस्था, जैसे रैयतवारी बंदोबस्त और महालवारी बंदोबस्त किया गया। ये कुछ प्रशासनिक सुधार थे, जिसके द्वारा बाज़ार और कच्चा माल की मांग को पूरा करने की कोशिश की गई। और आर्थिक नीति के अंतर्गत कृषि का वाणिज्यिकरण किया गया, मतलब नील और ये का खेती शुरू किया गया।
धन का निष्कासन किया गया, उद्योग का पतन किया गया, भारत के उद्योगों का पतन कर दिया गया। उसके सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में सुधार कानून बनाए गए और सांस्कृतिक क्षेत्र में कुछ खास रुचि नहीं ली गई।